हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका आरन और आज अपना इस सेशन में एक फ्रेश टॉपिक के साथ हम तैयार हैं, जो आपको हमारी बोर्ड के पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो हेडिंग के साथ आएगा ग्लाइकोलाइसिस या फिर एम्बडेन मेयरहोफ पाथवे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल की, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो उसकी बात करेंगे सबसे पहले, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारी बॉडी में एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है उसकी सीक्वेंस में एक साइकिल होता है। वो सीक्वेंस कैसे चलती है, कैसे हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किस फॉर्म में एनर्जी आती है। तो आपको सबको पता होगा कि हम एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे। जी हाँ, हमारी डाइट में, बैलेंस डाइट में, न्यूट्रिशन में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो तीनों का अलग अलग फंक्शन है, बट जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज़्यादा क्या देता है हमें, एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म जो मोनोसेकेराइड होता है वो होता है ग्लूकोज। और उसी ग्लूकोज को लास्ट तक यूटिलाइज किया जाता है सेल बॉडी के थ्रू, ह्यूमन बॉडी के थ्रू, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें, साइटोसोल में वहाँ बहुत सारी रिएक्शंस होती है। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लास्ट में एक पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। और वो जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जो साइटोसोल में चलती है, साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस इसीलिए होता है क्योंकि साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस के लिए क्या रहते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। पाइरुवेट फाइनल एंड प्रोडक्ट नहीं है ग्लूकोज का। वैसे ग्लूकोज बहुत सारा एक क्रेब साइकिल में भी जाता है, फिर उसके बाद उसका एंड प्रोडक्ट CO2 बनता है। आगे जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस सेल्स के साइटोसोल में होता है और उसमें सारे उसके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए साइटोसोल में पाया जाता है, क्योंकि ये सारे एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ होते हैं दोस्तों, आपके साइटोसोल में होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, कि कई बार पूछ लिया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमारे जो पोस्ट BSc के, BSc के, या जो नर्सेज है या जो पैरामेडिकोज हैं, उनके उनके मतलब सिलेबस में एक रहता है कि एक साइकिल सबको पता होना चाहिए। ये मेडिकल और नीट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, हम इसमें आज स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि क्या कैसे कन्वर्ट होता है। इसकी आउटलाइन अगर हमें याद होती है तो हमें हमारे जो पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, आगे जा कर के इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, रिएक्शन की प्रोसेस है, जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल में टूट जाता है, लास्ट में केटालाइज हो जाता है, कैटाबोलिज्म हो जाता है उसका। और जब वो पूरी रिएक्शंस होती है फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसीलिए ये ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर उन सेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जिनमें न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जैसे कि आपकी एरिथ्रोसाइट, RBC, आपका रेटिना और आपका कोर्निया। इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन होता है। हमारा ब्रेन जो है, टोटली ब्रेन, पूरा ब्रेन ग्लूकोज पर एनर्जी के लिए ग्लूकोज पे डिपेंड होता है। और वो ग्लूकोज जो एनर्जी देता है वो थ्रू ग्लाइकोलाइसिस देता है। तो लेट्स स्टार्ट और ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। इसको एम्बडेन मेयरहोफ पाथवे बोलते हैं, याद रखना दोस्तों। सेकेंड, तो देखिए सबसे पहली रिएक्शन, इसमें टोटल मैंने 10 रिएक्शंस बनाई है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जी हाँ, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, सम टाइम विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है, उसको अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। बट मोस्ट ऑफ जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए हम इसको एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस को भी पढ़ेंगे, अनएरोबिक को भी पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट रिएक्शन से। मैंने इसमें देखो, इसमें आपकी 3 स्टेजेस होती है। हम इसको बोलते हैं फर्स्ट में कि ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में आता है, फिर एक बीच में स्प्लिट फेज आएगी, और लास्ट की जो स्टेज आती है वो आती है एनर्जी प्रोडक्शन स्टेज। तो सबसे पहले बात करेंगे उन 3 स्टेजेस की, फर्स्ट थर्ड स्टेजेस की, जिसमें आपका एनर्जी का क्या होता है, यूज होता है।
ये मैं आपको आगे कराऊंगा दोस्तों, एनर्जी यूटिलाइज कहाँ हुई, कैसे हुई, मैं आपको यहाँ पे जनरली बताऊंगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एनर्जी होती है, पूरा ग्लूकोज कितनी एनर्जी देता है और एनर्जी का कैसे प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से एटीपी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट वन, जो ग्लूकोज है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, साइटोसोल में आएगा और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। जी हाँ, हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। और इसमें देखिए एटीपी से एडीपी बनती है, यानी एटीपी से एडीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 3 ट्राइफॉस्फेट टू 2 फॉस्फेट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट हुआ तो एक एटीपी में जो फॉस्फोरस था वो कहाँ यूज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बनाने में यूज हो गया। तो एटीपी इज कन्वर्ट इनटू एडीपी और विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। जी हाँ, ये फर्स्ट रिएक्शन है और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज यूज होता है। दोस्तों याद रखना, जिस वर्ड के पीछे काइनेज लगेगा यानी एंजाइम के, ये एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं इस रिएक्शन को करवाने में। तो काइनेज का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फोरस को ऐड करेगा या फॉस्फोरस को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब बात करते हैं सेकंड की, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जी हाँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। यानी आइसोमेराइजेशन में क्या होती है, सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं और आइसोमेरेज एंजाइम करता है, वो सिर्फ आइसोमेरेज एंजाइम करता है। जहाँ आइसोमेरेज आएगा तो ये फर्स्ट स्टेप होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है, वन डायरेक्शनल होता है। यानी एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो ग्लूकोज वापस नहीं बनेगा। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ देखिए बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, यानी दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो सकती है। तो देखिए मैंने डायरेक्शंस भी बनाए हैं, ये जनरली याद नहीं रहते हैं जब हम एग्जाम में साइकिल बनाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, फर्स्ट, थर्ड और 9। यहाँ देखिए मैंने तीनों में रेड कलर का मार्क किया हुआ है। उसके बाद देखिए थर्ड रिएक्शन में क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फिर काइनेज आ गया दोस्तों, काइनेज का जहां जहां आएगा वहां वहां फॉस्फोराइलेशन का रिलेशन मिलेगा, यानी फॉस्फेट या ऐड होगा या सब्स्टिट्यूट होगा। देखिए यहाँ पे फिर वापस एटीपी से एडीपी बन रही है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 3 जो फॉस्फेट थे अब वो 2 हो गए। 2 क्यों हुए, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, अब वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट यानी 2 मॉलिक्यूल बिस फॉस्फेट के आ गए। तो ये थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में देखिए कहाँ से क्या बना है, एटीपी से एडीपी बना है। मैं बताऊंगा दोस्तों ये आगे वाले लेक्चर में कि ये अपनी एनर्जी कैसे चेंजेस होती हैं, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जब ऐड होता है कैसे रिड्यूस होता है। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि एल्डोलेज की वजह से ये हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट क्या होता है, 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 2 मॉलिक्यूल बनाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। याद रखेंगे दोस्तों, ये ग्लाइकोलाइसिस बोलने का मीन्स यही है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये जो थर्ड रिएक्शन थी इसमें फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 इसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, यानी ये रेट लिमिटिंग है, यानी यहाँ आने के बाद ही ग्लाइकोलाइसिस आगे प्रोसीड होगा ही होगा। तो देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है दोस्तों कि यहाँ जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज है वहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल बनता है। फोर्थ रिएक्शन में आते ही ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू 2 प्रोडक्ट एंड दोज प्रोडक्ट आर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक ग्लूकोज से अब 2 रिएक्शंस चलती हैं, यानी ये जो रिएक्शन यहाँ चलेगी यही सेम
यहाँ चलती है। यानी हम मान सकते हैं कि एक ग्लूकोज से अब क्या हो गया, 2 रिएक्शंस आगे प्रोसीड होगी। यानी ये हम लिखेंगे एक एक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही जो सेम चीज प्रोडक्ट बना है वो वापस 2 बार बनेगा, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आल्सो कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब यहां देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू 1,3-bis-phosphoglycerate। जी हाँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate in 5th number reaction is convert into 1,3-bis-phosphoglycerate with the help of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase। जहां जहां डिहाइड्रोजिनेज वर्ड आएगा या डिहाइड्रोजिनेज आएगा उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होगी दोस्तों। तो देखिए NAD+ से फॉस्फेट निकल गया और NADH+ हाइड्रोजन आयन आया, यानी एक हाई एनर्जी कंपाउंड बनता है 1,3-bis-phosphoglycerate ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate से। यहाँ में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो ATP से ज़्यादा एनर्जी देता है, यानी इसमें ATP के कई मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ तो ATP सिंगल है, ADP टू ATP बना है, बट यहाँ क्या होता है दोस्तों, ये ज़्यादा हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि कैसे कैसे कितने एनर्जी प्रोड्यूस हुए। अब उसके बाद देखो 1,3-bis-phosphoglycerate इज कन्वर्ट इनटू 3-phosphoglycerate विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। जी हाँ, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये एंजाइम जो होता है इसकी वजह से ये इसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। 1,3-bis-phosphor। जी दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा, यहाँ पे जो ADP है वो ऊपर काइनेज वाले में यूज होती है, म्यूटेज वाले में यूज नहीं होती है। तो ये देखिए, क्योंकि जहां काइनेज वर्ड आएगा वहां एनर्जी फॉस्फोराइलेशन में दिखेगा। तो ADP इज कन्वर्ट इनटू ATP। यहां देखिए, यहां 1,3-bis-phosphor यानी 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट यहां यूज हुआ तो क्या बन गया, 3-phosphoglycerate, यानी एक फॉस्फेट हमें यूज हो गया। ADP से क्या बना, ATP बना, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। रिएक्शन नंबर 6। समझ आया दोस्तों? इतना आगे पढ़ते हैं। अब देखिए 3-phosphoglycerate है वो 2-phosphoglycerate में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एंजाइम जो होता है उसको हम बोलेंगे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये 7 नंबर रिएक्शन है। उसके बाद 2-phosphoglycerate इज कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनोलेज। ये 2-3 एंजाइम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज तो इसका हम क्या बना लेते हैं, थोड़ा सा रिलेशन बन जाता है। उसके बाद फॉस्फोइनोल जो पाइरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली पाइरुवेट में, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। देखिए जहाँ जहाँ काइनेज वर्ड आया है वहाँ ATP यानी रिलेटेड टू फॉस्फेट या फॉस्फोरस ग्रुप का चेंज आया है। तो यहाँ भी ADP से क्या बना, ATP बना विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम, पाइरुवेट काइनेज। तो यहाँ हमने 9 नंबर तक रिएक्शन पढ़ी है। 9 नंबर रिएक्शन में पाइरुवेट बन जाते हैं, और पाइरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। याद रखना दोस्तों, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अगर एग्जाम में आए तो एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो पाइरुवेट के कितने मॉलिक्यूल देता है, लास्ट में 2, यानी 1 ग्लूकोज इंटू स्प्लिट इंटू 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स। तो ये तो था एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होता है, कई बार स्ट्रेनियस एक्सरसाइज होती है या हार्ड एक्सरसाइज होती है, उसमें हमारी बॉडी को एक्सेसिव अमाउंट में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, लेकिन वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन न होने की वजह से ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है ये किस में टर्न हो जाता है, अनएरोबिक रिएक्शन में अनएरोबिक साइड चला जाता है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है वो यहाँ लास्ट एंड प्रोडक्ट नहीं होगा अनएरोबिक में, वो पाइरुवेट इज कन्वर्ट इनटू लैक्टेट और लैक्टिक एसिड। इसको हम पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हैं पाइरुवेट के, और पाइरुविक एसिड बोलेंगे तो इसको लैक्टिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो ऑक्सीजन वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में पहुँच नहीं पा रही है, तो पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में। जी हाँ दोस्तों, लैक्टेट में। और NADH से क्या बनेगा, H+ हाइड्रोजन आयन से क्या बनेगा, NAD बनेगा। ये एनर्जी यूज, यानी इसमें एनर्जी यूज होती है, यानी पाइरुविक एसिड हो या पाइरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करते टाइम क्या होता है, एनर्जी यूज होता है। तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो
जो आपकी फर्स्ट 3 फेज है यानी फर्स्ट 3 रिएक्शन है उसमें एनर्जी यूज होती है। रिएक्शन नंबर 5 यानी यहाँ देखिए रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 6 और रिएक्शन नंबर 9 में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन फेज होती है। और फोर्थ जो रिएक्शन है इसमें एक साइकिल क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, यानी वो दो मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है, तो उसको स्प्लिट फेज बोलते हैं। इसका हम हाफ भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ हम एनर्जी यूज फेज यानी यहाँ तो एनर्जी क्या हुई है, यूज हुई है इस साइकिल को चलाने के लिए, और यहाँ एनर्जी क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ एनर्जी यूज होगी, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कैसे प्रोड्यूस होगी, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, वो हम आगे एनर्जी प्रोडक्शन यानी ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एनर्जी कितनी बनती कितनी मिलती है हमें, हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, वो पढ़ेंगे। और जो एनर्जी मिलती है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी फॉर्म में मिलती है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस में जहाँ जहाँ काइनेज वर्ड आएगा वहाँ एटीपी और एडीपी दोनों याद रखने होंगे। जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज वर्ड आएगा, डिहाइड्रोजिनेज देखिए यहाँ डिहाइड्रोजिनेज है, यहाँ पे NAD+ यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हुई है, यहाँ पे वही सेम हुआ है। देखिए पायरुवेट से जब लैक्टेट बनता है तो एंजाइम कौन सा होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी एनारोबिक रिएक्शन में होता है। तो ये टोटल 10 रिएक्शंस होती हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस समझ आया होगा। इसको अगर 1 या 2 बार आप पढ़ोगे अच्छे से तो ये बिल्कुल याद हो जाता है। बहुत ही ईजी साइकिल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो पायरुवेट है अब वो आगे किस में कन्वर्ट होगा, कैसे कहाँ कन्वर्ट होगा, क्योंकि पायरुवेट अब साइटोसोल में नहीं डाइजेस्ट यानी इसका आगे मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अब इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है दोस्तों, इसका मेटाबॉलिज्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा और वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे आपका क्रेब्स साइकिल चलेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा, तब जा करके कंप्लीट ग्लूकोज का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि पायरुवेट किस तरीके से किस में कन्वर्ट होता है, लास्ट एंड प्रोडक्ट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो कैसे बनती है, ऑक्सीजन कैसे और यूज़ होती है। क्योंकि पायरुवेट को आगे मेटाबोलाइज करवाने के लिए हमारे साइटोसोल में एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और ये पढ़िएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको, थैंक यू।